नमस्कार। हम यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं और इसका हम लोग व्याख्या के साथ हल कर रहे हैं। तो इसकी व्याख्या भी साथ साथ चल रही है। व्याख्या जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याख्याओं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और नए नए प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा व्याख्याओं पे अधिक। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है। तो यह है पोलावरम प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है गंगा मथन, ऑप्शन सी है नमामि गंगे, ऑप्शन डी है कला पसर प्रोजेक्ट। तो ये जो इसमें जो सही है गंगा नदी को साफ करने के लिए जो परियोजना है वो है नमामि गंगे, ऑप्शन सी सही है। और नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया गया है, जिसमें प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। यह 100% केंद्र सरकार की योजना है। सरकार ने इस हेतु 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या है। तो वो है सिंगूर बचाओ, खेत बचाओ, अमर सोनार सिंगूर या सिंगूर किसान आंदोलन। तो वो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, खेत बचाओ। अगर हम इसकी व्याख्या में देखें तो टाटा मोटर्स द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी द्वारा खेत बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार खाली स्थान तक फैला हुआ है। तो यह फैला हुआ है, ऑप्शन ए है 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 8 समुद्री मील, ऑप्शन सी है 12 समुद्री मील या ऑप्शन डी है 8 समुद्री मील। तो यह है 12 समुद्री मील। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। और क्षेत्रीय सागर की दूरी जो है वो आधार रेखा के सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आधार रेखा से 24 मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। नेक्स्ट है वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी। तो वो एनी बेसेंट थी, मैडम ब्लावत्स्की थी, सरोजिनी नायडू थी, अरुणा आसफ अली थी। तो वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। और इसकी व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 1917 में मद्रास में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, भारतीय महिला संघ जिसको कहा जाता है, की स्थापना की गई, जिसकी पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यह पहला निकाय था जिसने पूरे भारत में महिलाओं और उनकी शाखाओं के लिए नागरिक व राजनीतिक समानता की मांग की थी। इससे जुड़ी महिलाओं में सरोजिनी नायडू, मार्गरेट काजेंस का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। तो यह कौन सा विशिष्ट वर्ग है कमांडो बल का। तो वो फोर्स 1 है, मरीन कमांडोज है, या स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, या गरुड़ कमांडो कोर्स है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए,
फोर्स 1 हो जाएगा। फोर्स 1 एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए एक सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। और इसका गठन जो है वो 2010 में किया गया था। इसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र को आतंकी हमले से रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के तर्ज पर गठित किया गया था। नेक्स्ट है मार्टिन क्रू, जिसका वर्ष 2016 में निधन हो गया था, किस खेल का एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी था। तो इसमें बताना है कि मार्टिन क्रू जो है वो किस खेल के प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे जिसका 2016 में निधन हो गया। तो वो क्रिकेट के थे, हॉकी के थे, F1 रेसिंग के थे या फुटबॉल के थे। तो वह प्लेयर थे क्रिकेट के। ऑप्शन ए सही है। मार्टिन क्रू न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे। इनका निधन 3 मार्च 2016 को ब्लड कैंसर के कारण हुआ। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए सीमा क्या है। तो वो है 20,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये। तो वो है ऑप्शन डी 1.5 लाख रुपये। और इसकी व्याख्या देखें कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80C और इससे संबंधित धाराओं के तहत किसी भी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष के टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। यह छूट कंपनी, कारपोरेट, पार्टनरशिप आदि को नहीं मिलती है। 80C में म्यूचुअल फंड, प्रीमियर बीमा, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आदि सेवाएं आती हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए जो समितियां बनाई गई थी वो कितनी बनाई गई थी ये बताना है। तो 10 समितियां बनाई गई थी, 7 बनाई गई थी, 13 बनाई गई थी या 15 बनाई गई थी। तो इसमें समितियों की संख्या जो है वो 13 थी। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां 13 थी। और इसमें पहली थी प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति जो राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत थी, और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद के ही अंतर्गत थी। वित्त एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन संबंधी समिति KM मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति GV मावलंकर, राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति वल्लभ भाई पटेल, संघीय शक्तियों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। तो इसमें 13 समितियां बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। तो यह अमोनिया है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या क्लोरीन है। तो यह है ऑप्शन डी क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए शुष्क चूने से क्लोरीन गैस को गुजारा जाता है। क्लोरीन को पानी को साफ करने के लिए भी डाला जाता है पानी में। नेक्स्ट देखेंगे कि खालिस्तान को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था।
तो वह कौन सी समिति थी? तो वो नरसिम्हन समिति थी, मुदगल समिति थी, मल्होत्रा समिति थी या सचर समिति थी? तो वह थी सचर समिति। ऑप्शन डी सही है। वर्ष 2005 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने नवंबर 2006 में अपनी 403 पेज की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। इस रिपोर्ट को सचर कमेटी की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो इसमें कौन सी राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? ऑप्शन ए है कैबिनेट सचिव, ऑप्शन बी है लोकसभा सदस्य, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और ऑप्शन डी है राज्यों के राज्यपाल। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका सही है कि राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति नहीं की जाती लोकसभा अध्यक्ष की। राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को महान न्यायवादी, भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। जबकि लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है। तो वो है बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश सार्क देश के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, शस्त्र, ऑप्शन बी में है शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक, ऑप्शन सी है फौजदारी कानून, ऑप्शन डी है भारतीय दंड संहिता। तो इसमें जो नहीं है वो है शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक। ऑप्शन बी सही है। हम इसकी व्याख्या को देखेंगे कि 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची। और संघ सूची वर्तमान में इसमें 98 विषय हैं और राज्य सूची में 59 विषय हैं। और समवर्ती सूची जो है और इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, फौजदारी कानून, भारतीय दंड संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक संघ जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचावकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं। तो इसमें जो खाली स्थान इसमें भरना है, तो ऑप्शन ए है डिफॉल्ट मध्यस्थता, ऑप्शन बी है परिपक्वता मध्यस्थता, ऑप्शन सी है चल निधि मध्यस्थता और ऑप्शन डी है मान मध्यस्थता। तो जो इसमें सही है वो है कि ऑप्शन सी चल निधि मध्यस्थता। उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचावकर्ताओं को ऐसे प्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, चल निधि मध्यस्थता कहा जाता है। नेक्स्ट है, किम्बर्ली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो वह है अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो किम्बर्ली सोने की खदानें जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। और इसके बारे में अगर देखें हम तो किम्बर्ली की खदानें दक्षिण अफ्रीका के
उत्तरी केप प्रांत में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। किम्बर्ली को हीरो की नगरी तथा जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और इस प्रश्न में हीरा के स्थान पर सोना दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट है, वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? तो वो ताजमहल है, बीरबल का महल है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, या बुलंद दरवाज़ा है? तो वो है ऑप्शन सी, शेख सलीम चिश्ती। यह पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर की बनी हुई है। और यह इमारत जनाना रोजा के पास स्थित है और इसका मुख्य दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर है। यह अकबर द्वारा सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी में बनाई गई है। नेक्स्ट है, समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेश नीति प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन सी है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर संघ, ऑप्शन डी है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। तो इसमें जो सही है वो है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, ऑप्शन डी सही है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है। यह संभावित निवेशकों को भारत में निवेश वातावरण, अवसरों, लाइसेंसिंग नीति और विधियों, विदेश सहभागिता और पूंजीगत वस्तुओं के आयात आदि के बारे में सूचना देकर निवेश को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। और विभाग पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिन्ह और वस्तुओं के भौगोलिक सूचक जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए भी जिम्मेदार है और इसका संवर्धन तथा संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CID की खालिस्तान शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। तो ऑप्शन है इसके आतंकवाद विरोधी शाखा, अपराध शाखा, जांच एवं आसूचना, और ऑप्शन डी है मादक द्रव्य विरोधी शाखा। तो इसमें जो सही है वो है अपराध शाखा, ऑप्शन बी सही है। CID की अपराध शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसमें कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो वो है DOS, Ubuntu, CAD या मिनिक्स। तो वो है ऑप्शन सी CAD। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से यूजर कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य जैसे फ़ोटो एडिट करना, गेम खेलना, डॉक्यूमेंट्स बनाना आदि संपन्न करते हैं। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इमेज एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो और ऑडियो एडिटिंग आदि CAD के माध्यम से होता है। और इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन डेट का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है, ये खाली स्थान भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं को माता पिता के लिए लक्षित है। तो वह है ऑप्शन ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन सी है सुकन्या और ऑप्शन डी है इंद्रधनुष। तो इसमें जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन सी है भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। और सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है जो बालिकाओं को माता पिता के लिए लक्षित है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है,
के मौलिक अधिकार के प्रतिनिधि के तहत सरकार कुछ परिस्थितियों में हथियारों के बिना रो रही है। शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो, तो किसके मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत है? संविधान, उपचार, शोषण के विरुद्ध, समानता या स्वतंत्रता। तो वो है ऑप्शन डी, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना रो रही है। शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। और अगर थोड़ा सा इसके बारे में और जान लें कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(ख) में सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि मामला सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो सरकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत हथियारों के बिना रो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो वो समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची। तो वह किया गया है समवर्ती सूची में। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार विभिन्न विषयों को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। आजीडन यावरी और प्रव्राजी या प्रवासी जनजातियां खानाबदोशी और प्रव्राजी या प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को समवर्ती सूची में मद संख्या 15 में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो समवर्ती सूची हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत का खालिस्तान अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह सही है। इसमें जैविक विविधता, पर्यावरण संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन डी, वन्य जीव संरक्षण। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। और सरकार, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के देश को वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। और जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा और जुर्माना अधिक कठोर बना दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? तो इसमें कथन दिए हैं 4 और इसमें बताना है कि कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि MC मेहता बनाम सरकार भारत जनहित याचिका मामला था, जिनमें कि गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने की मांग की। तो इसमें देखिए ये सही नहीं है, जो सही है वही हम बताएंगे। परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था, जिसने यह घोषित करने की मांग की कि चिकित्सा पेशे की हर सदस्य का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि यह घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दें। तो देखिए ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है, गलत कथन है। और लोकतंत्र के लिए नागरिक बनाम असम राज्य एक जनहित याचिका मामला था, जिसने कि जीवन के अधिकार के तहत त्वरित न्याय के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी करने की मांग की। तो ये कथन सही है। और ये हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका मामला था, जिसने कि जेलों को अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया। इस मामले के परिणाम स्वरूप सुनवाई के तहत 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। तो ये भी सही नहीं है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि त्वरित शीघ्र
न्याय का अधिकार हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, यह 1979 SC तथा अब्दुल रहमान अंतले बनाम RS नायक 1972 SC के मामले से संबंधित है। इन मामलों में त्वरित न्याय के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? तो यह है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो देखिए इसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार सही है। इसमें सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हैं अनुच्छेद 15(3) के तहत विशेष प्रावधान कर सकती है। संविधान के अंतर्गत यह समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है, किंतु आपात स्वरूप सरकार को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, ये खाली स्थान इंटरनेट का प्रौद्योगिक आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। तो इसमें जो सही कथन है वो बताना है कि साइबर युद्ध है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, हैकिंग है या वस्तु अंतर्जाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो इसमें जो सही कथन है वो है ऑप्शन डी, वस्तु अंतर्जाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट की प्रौद्योगिक आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे डेटा भेज सके और प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय संरचना है, इसमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? तो वो है पंचायत समितियां, जिले, ग्राम सभाएं या ग्राम पंचायतें। तो इसमें जो सही है वो है ग्राम पंचायतें। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय संरचना है जिसमें से 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतर स्तर पर है, वो है ग्राम पंचायत, सबसे नीचे वाले स्थान पे। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243(9) के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है, किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलने वाली है? तो वो फ्रांस है, चीन है, रूस है या संयुक्त राज्य अमेरिका है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है। पूंजी बाजार में शेयर बाजार एवं बांड बाजार भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, बांड की परिभाषा क्या है? तो बांड की परिभाषा बताना है। तो ऑप्शन ए है ऋणदाताओं द्वारा जारी किए गए दस्तावेज। ऑप्शन बी है एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज। ऑप्शन सी है पैसे सहित सभी तरह की संपत्ति संबंधित दस्तावेज। ऑप्शन डी है संपत्ति के लिए जारी दस्तावेज। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी। बांड की परिभाषा जो है वो एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज है। ऑप्शन बी सही है। बांड एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज है। बांड किसी निगम, कंपनी या सरकार द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को खाली स्थान प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो वो है ऑप्शन ए एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी है जन निर्वाचित प्रत्याशी। ऑप्शन सी है एकल गैर हस्तांतरित मत और ऑप्शन डी है संपूर्ण मतदान। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और इसके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है।
और इसकी व्याख्या हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक और निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्यों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और जिला स्तर की सरकार को वर्ष खालिस्तान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप से दिया गया था। तो वो है, और इसका सही उत्तर हम देखेंगे तो वो है 1992, ऑप्शन डी सही है। स्वतंत्र भारत की स्थानीय सरकार को वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप से दिया गया था। और नेक्स्ट है, इस यातायात प्रतीक का मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए पैदल यात्री वर्जित, क्रॉसिंग वर्जित, बुजुर्ग लोग वर्जित, संरक्षित क्षेत्र मनुष्य वर्जित। तो इसमें जो सही है वो पैदल यात्री वर्जित, क्योंकि जो प्रतीक बना है उसमें साफ दिख भी रहा है। नेक्स्ट है, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है। तो चाय में कौन सी दवा पाई जाती है, ब्यूप्रोपियन है, एफेड्रिन है, मेस्क्लाइन है या कैफीन है। तो वो चाय में जो पाई जाती है वो कैफीन, ऑप्शन डी सही है। कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है और इसका प्रमुख स्रोत कॉफ़ी और चाय है। चाय और कॉफ़ी दोनों में कैफीन पाई जाती है। नेक्स्ट है, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से खालिस्तान को जवाबदेह है। तो मंत्रियों की परिषद किसको जवाबदेह है, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या संसद को। तो यह सही है, लोकसभा को जवाबदेह है, ऑप्शन सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अंततः स्थापित किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट है, गारो पहाड़ियाँ में स्थित है। तो गारो पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ स्थित है, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मेघालय में या त्रिपुरा में। तो गारो पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय में स्थित है। यह गारो खासी जयंतिया रेंज का भाग है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया। तो यह ऑप्शन ए में है कि 1950, ऑप्शन बी में है 1947, ऑप्शन सी में है 1955 और ऑप्शन डी में है 1948। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन डी 1948। और जून 1993 में इंग्लैंड में पहली बार ओपन सिविल सर्विसेज परीक्षा आयोजित हुई और टॉप 10 को भारतीय इंपीरियल पुलिस में भर्ती किया गया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया। नेक्स्ट है, M.A. स्वामीनाथन को के जनक के रूप में जाना जाता है। तो M.A. स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है, भारत में श्वेत क्रांति, भारत में क्रांति, भारत में संविधान या भारत में हरित क्रांति। तो यह जाना जाता है ऑप्शन डी, भारत में हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके नेतृत्व में ही भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों की सफलतापूर्वक विकास किया गया। नेक्स्ट है, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि
कोई भी संसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है सरला मुदगल बनाम भारत सरकार, ऑप्शन बी है लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, ऑप्शन सी है इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, ऑप्शन डी है ओम प्रकाश बनाम दिल बहार। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 के अपने फैसले में दोषी करार होने के बावजूद सांसदीय विधायकी कायम रखने वाली जनप्रतिनिधित्व की धारा 8(4) को असंवैधानिक ठहराया और अभी निर्धारित किया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे कम से कम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई हो, वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसमें वोट करने का कर्तव्य, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का कर्तव्य, ऑप्शन सी है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, ऑप्शन डी में है कि करों का भुगतान करने का कर्तव्य। तो इसमें जो सही है वो है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है। और भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत च के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को खालिस्तान दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होता है। तो 1 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 2 दिन या 5 दिन। तो इसमें जो सही है वह है ऑप्शन सी 2 दिन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत यह उल्लिखित है कि धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथा स्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध के प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के समुदाय पर जो विहित की जाए सूचना उपलब्ध कराएगा। परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां यह अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे 2 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस पर यूपीएससी के लिए पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हिंदी और सामान्य ज्ञान संविधान मूल निधि से कराया जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको देखते रहिए, जिससे आपको आने वाली आगामी एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होगा। धन्यवाद।